सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू लेसन दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है, टॉपिक्स क्या है, रिलेटेड चीजें क्या है, बात समझ लीजिएगा थोड़ा सा। एक्चुअल में आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। वैसे तो बहुत सारे पार्ट है, लेकिन हम मेजर 3 पार्ट का अगर डिस्कशन करें दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड द फिजिकल। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो कार्बन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स है, उनके केमिकल रिएक्शंस है और बाकी सारे कंसेप्ट्स हमें ऑर्गेनिक में पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक में हमें अदर टर्म्स पढ़नी है, जैसे पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन हो गया और बाकी सारा। एंड द थर्ड दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें फिजिकल अपीयरेंसेस, फिजिकली कैसे कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है फिजिकली, ठीक है, ये सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है हमें। तो दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऐसे 3 पार्ट अगर है तो उसमें का जो तीसरा पार्ट अगर हम डिस्कस करें दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो उस फिजिकल केमिस्ट्री का हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। इसमें हम पढ़ते क्या क्या है? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में ही अगर आप वर्ड देखो तो न्यूक्लियस रिलेटेड वर्ड आपको दिखेगा। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर, दैट इज क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। जिसमें क्या होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमें जनरली जिसे हम कहेंगे इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन चेंजिंग इन द एटॉमिक न्यूक्लियर, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई किस तरीके से चेंज होते हैं उसके बारे में, जो मतलब एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्शंस में किस तरीके से चेंज होते हैं उनके बारे में हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। दैट इज क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, क्या एटॉमिक न्यूक्लियाई रिएक्शन होते वक्त किस तरीके से चेंज होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेसिकली लेसन को अगर हम बात करें तो 2 हाफ में डिवाइड है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो हम ये पूरी चीजें नाम ही थोड़ा सा अलग अलग है। जब हम लेसन को थोड़ा ज़्यादा पढ़ते जाएंगे डिटेल में तो पढ़ते वक्त आपकी जानकारी ठीक होती रहेगी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है किस रिलेटेड और हमारे डे टू डे लाइफ में इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या यूज है, ठीक है। अगर बहुत मोटे तौर पे बोलूँ तो एक सीधा सा एक बहुत छोटा सा यूज जिसे मैं बोल सकता हूँ अभी, क्योंकि आपका लेसन स्टार्टिंग है। तो जैसे नहीं कि आप लोगों ने शायद सुना होगा कि कोई एनिमल हमें मिला है डेथ वाला, जमीन के अंदर था, कुछ पर्टिकुलर क्या कहेंगे स्केलेटन मिले हैं जमीन के अंदर। तो अगर मिले हैं तो अपन कैलकुलेट करते हैं ना कि वो कब मरा होगा। जैसे आप पता है कोई अगर स्केलेटन मिलता है तो वो स्केलेटन के बदौलत आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बेसिकली वो कितने साल पहले मरा था, वो कौन सा एनिमल था, कौन सी वेराइटी, मेल था फीमेल था, सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट करवा सकते हो। तो एक रेडियो एक्टिविटी इसी पैटर्न में, मतलब दैट एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं बैठ पाएगा, लेकिन वैसे ही अपने को डे टू डे लाइफ में अलग अलग यूजेस उसके रहेंगे। अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का डिस्कशन करें दैट इज सबसे पहले इसके बारे में जिन्होंने हमें बहुत क्या कहेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन किया था, दैट इज मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, बराबर देख लीजिएगा, दैट इज एंटोनी हेनरी बैकवेल। That is 1852 to 1908। सबसे पहले जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कवरी की थी और दैट इज जिसे हम कहेंगे कि जिन्होंने डिटेलिंग में हमें थोड़ा सा बताया था कि एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी यानी होता क्या है और बाकी सारी चीज़ें। और साथ ही साथ जब इन्होंने बताया तो 20th सेंचुरी, मतलब जो 20th सेंचुरी का पैच आया तो 20th सेंचुरी में बहुत बार ये जो चीज़ें इन्होंने बताई थी इनके ऊपर डिटेल स्टडी हुई, डिटेल एनालिसिस हुआ, डिटेल डिस्कशन हुए, इनके बेसिस पे बहुत बार चीज़ें दैट इज क्या कहेंगे एक्सप्लेन की। दैट इज इन द 20th सेंचुरी की बात करें तो जैसे इन्होंने ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया, मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि एटॉमिक न्यूक्लियाई कैसे रिएक्शंस में चेंज होते हैं,
ठीक है। तो अगर ये बात है, तो जब 20th सेंचुरी का पैच चलने लगा तो 20th सेंचुरी में बेसिकली कैसे एटम के जो न्यूक्लियस है और साथ ही साथ एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बेसिकली ये किस प्रकार के फोर्सेस से ये सभी लोग एक में के साथ बाइंड है, किस प्रकार के फोर्सेस से ये सभी लोग एक में के साथ बाइंड है और ये सारे एटम के अंदर किस प्रकार रह पा रहे हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी और इनके बारे में डिटेल क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए। कैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे है, फिर आपको जो इसमें आगे है एटॉमिक नंबर किसे कहा जाएगा, एटॉमिक मास नंबर किसे कहा जाएगा, शायद वर्ड सुने हो आपने, तो इन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें मिलता चला गया इन द व्हाट अर्ली 20th सेंचुरी। और इसके बाद दैट इज बेसिकली इसको पढ़ना क्यों जरूरी समझा लोगों ने, वो बात भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो अर्थ में अलग अलग रिएक्शंस हो रही है, जो दैट इज अर्थ क्रस्ट में जो अलग अलग रिएक्शन हो रही है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कैसे वेदर बार बार बदल रहा है या बाकी सारी चीजें बार मतलब एक जिसे हम कंसिडर करें ना, एक लंबा अगर टाइम पीरियड ले ले तो कैसे बहुत सारी चीजें बदल गई, सराउंडिंग जिसे हम कहें, हमारा सराउंडिंग कैसे मैक्सिमम लेवल पे बदल गया है, उसके बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए हमारे पास। साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉट्स थे, ठीक है, या फिर जिसे एस्ट्रोनॉमर कहेंगे, अगर एस्ट्रोनॉमर अगर है तो स्टार्स में रिएक्शन किस प्रकार होगी, इन बायोलॉजिकल कोई दवाई अगर हम लेंगे तो हमारे बॉडी के ऊपर किस प्रकार असर करेगी, मेडिसिनल पर्पस क्या है, ऐसे सभी चीज़ों का डिटेलिंग हमें चाहिए था। जैसे अगर आपको कोई दवाई खांसी ठीक करने के लिए या सर्दी ठीक करने के लिए कोई दवाई बनी है, तो अगर वो दवाई बनी है तो फैक्टर है वो असर किस प्रकार करती है, उसके जो एटम्स हैं, जो भी अंदर इंग्रेडिएंट रहेगा उसके एटम किस प्रकार हमारे बॉडी के ऊपर असर करेंगे, इनका डिटेलिंग हमें पढ़ना है। इसके लिए दैट इज इनकी क्या कहेंगे अर्ली 20th सेंचुरी, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग दिया गया कि एक्चुअल में होता क्या है बाकी सब। तो यही सारा डिटेलिंग हम इस लेसन में पर्टिकुलर ब्रीफली पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और अगर इसके बाद की अगर बात करें तो दैट इज एक टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा क्योंकि आपके काम का है, दैट इज सिमिलैरिटी बिटवीन सोलर सिस्टम, similarity between solar system and structure of atom। कैसे सोलर सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिमिलैरिटी है। तो आपने 10th में केपलर्स के लॉ जो पढ़े हैं, केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन, जो उसमें लॉ है कि सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, सन को एक दैट इज बेसिकली क्या कहेंगे, सन को एक सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं सन को एक क्या मान के सेंटर मान के, तो सोलर सिस्टम कहा जाता है हमारा बेसिकली क्या, सन को एक सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द सारे क्या कहा जाता है बेसिकली प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। उसी पैटर्न में ये जो चीजें हैं सोलर सिस्टम वाला, या आपने अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन आपका अच्छा खासा हुआ है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल में चीज है क्या कर, ठीक है। तो सन को जैसे एक सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द अगर प्लैनेट घूम रहे हैं, वैसे ही एटम का न्यूक्लियस मान लिया गया और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन अगर आप ये लेसन का पहला ही पेज देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा डू यू नो करके। तो डू यू नो वाला टॉपिक हमें क्या एक्सप्लेन करता है, सिंपल रहेंगे कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो एक्चुअल में अगर आप हम इमेजिन करें या एक पर्टिकुलर जिसे कहेंगे एक थॉट बनाए कि एक्चुअल में एटम कैसा होता है, तो जैसे अगर आपको एक फुटबॉल ग्राउंड मान लीजिएगा, उस फुटबॉल ग्राउंड में जो पी है दैट इज PEA, पी या कुछ लोग पी आप कहते हैं बेसिकली क्या कहेंगे PEA, इन शॉर्ट में अगर वर्ड बोलूं तो जैसे फुटबॉल का ग्राउंड है, वो ग्राउंड के बीच में अगर आपको पता है एक छोटा सा सेंटर होता है,
जहाँ पे बॉल रखा जाता है और जहाँ से फुटबॉल मैच स्टार्ट होता है, मतलब दोनों अपोजिट कैप्टन या फिर दोनों दो टीम के अपोजिट प्लेयर, अगर वो दोनों अपोजिट प्लेयर रहे तो जहाँ पे पता है आपको एक शेप में रहता है पर्टिकुलर, जिसे हम कहेंगे शेप, अगर ड्रॉ करें तो इसको अगर ये दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे लाइट होगा, लेकिन अगर हम इसका एस को शेप माने, यहाँ से आपको पता है ऐसा इधर हाफ सर्कल बना रहता है, इधर हाफ सर्कल बना रहता है, दोनों तरफ हाफ सर्कल रहता है, बीच में एक सेंटर होता है जहाँ पे बॉल रखा जाता है। तो वो जो सेंटर है ना बॉल रखा जाता है, मान लीजिएगा वो आपका न्यूक्लियस है, और जो आउटर है, मतलब मीनिंग क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर हम कंसीडर कर ले कि अगर आपका दैट इज कंसीडरेशन वाइज, या आपको पता है ये ऐसा होता है फुटबॉल ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे एक और दो लाइनें होती है। अब यहाँ पे पता है एक सेंटर होता है, मैं इस सेंटर की बात कर रहा हूँ जिसे कहा जाता है पी, ठीक है। अगर इसे हम करेंगे तो ये सेंटर को आप मानिए न्यूक्लियस, और जितना फुटबॉल ग्राउंड का स्टेडियम होता है, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं स्टेडियम, स्टेडियम मतलब पूरा सर्कुलर शेप में, जिसको आपको पता है कैसे कर्व बना रहता है फुटबॉल स्टेडियम कर्व, उसको आप मानिए दैट इज बेसिकली ये जो रहता है ना, ये अगर सेंटर अगर आपने कर लिया, मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, जगह कम है मेरे पास, लेकिन जैसे नहीं है ये ऐसा बना थोड़ा सा, तो इसको आप मानिए बेसिकली एटम, कि ये जो पूरा है दैट इज एटम, और बीच वाला जो है उसे मानिए न्यूक्लियस। तो अगर आप कंसीडर करोगे तो अगर फुटबॉल स्टेडियम अगर आप इमेजिन करोगे तो फुटबॉल स्टेडियम है कितना बड़ा, और उतने बड़े स्टेडियम में वो जो छोटा सा सर्कल है बीच में जहाँ पे फुटबॉल रखा जाता है उसे आप न्यूक्लियस मान लो। तो अगर आप कंसेप्ट लगा लो और सोचो तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है और एटम का साइज बहुत बड़ा है। एटम बहुत बड़े बड़े हैं और न्यूक्लियस का साइज कैसा है, छोटा है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एटम और न्यूक्लियस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एटम और उसके क्या एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूक्लियस। तो जब बात होती है न्यूक्लियस की, तो अगर न्यूक्लियस की बात होती है तो हम लिखते हैं दैट इज, पहली चीज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काम की, दैट इज कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15। और अगर हम आउटर स्फीयर की बात करें, आउटर स्फीयर मतलब ये जो बाहर वाला बड़ा सर्कल है, ये है 10 टू द पावर -10 मीटर, 10 टू द पावर कितना, -10 मीटर। तो अगर इसके मुकाबले अगर इसकी बात कर ले, ये 10 टू द पावर -15 है, 10 टू द पावर -10, अगर 10 टू द पावर -15 है उसमें अगर हम 10 टू द पावर 5 अगर ऐड करें तो 10 टू द पावर -10 हमारा आंसर बनेगा। तो बेसिकली अगर हम बोले तो न्यूक्लियस के मुकाबले आउटर स्फीयर 10 टू द 5 टाइम्स लार्जर है। क्यों? रेडियस कितना है, 10 टू द पावर -15 मीटर, और आउटर स्फीयर कितना बोल रहा हूं, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो अगर आप कंपैरिजन कर लो तो 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर -10, इसमें 10 टू द पावर +5 अगर ऐड 10 टू द पावर 5 ऐड कर दिया तो आंसर 10 टू द पावर -10 बचेगा। इन शॉर्ट अगर बोलूं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के मुकाबले आउटर स्फीयर का जो साइज है वो 10 टू द पावर 5 टाइम्स कैसा है, लार्जर है। 10 टू द पावर 5 टाइम्स कैसा है, लार्जर है। कितना बड़ा होता है एटम का साइज, मतलब एटम के आउटर स्फीयर का साइज और न्यूक्लियस का साइज। 10 टू द पावर -15 मीटर बहुत छोटा हो गया, और दैट इज अगर आउटर स्फीयर की बात करें तो वो कितना निकल रहा है, 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, देन क्या डिस्कशन कर रहे थे कि आउटर स्फीयर जो है वो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम एक वर्ड करें तो न्यूक्लियस के मुकाबले जो बाहरी स्फीयर है वो बहुत बड़ा है, दैट इज बहुत बड़ी वैकेंट स्पेस है, ऐसा कहा तो चलता है। हालांकि वैकेंट नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम बोलेंगे कि आउटर स्फीयर बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी जगह है इसके अंदर, एटम के अंदर। अगर एटम के अंदर बहुत सारी जगहें हैं तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि शायद आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेसन हो चुका है,
जिसमें आपने प्रोटॉन कैसे डिस्कवरी हुआ है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ है, न्यूट्रॉन क्या है, सारी सारी चीज़ें पढ़ी। जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने, देन बेसिकली क्या पॉल मुलिगन एक्सपेरिमेंट पढ़ा है। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपने बहुत डिटेलिंग में पढ़े होंगे ऐसा एक कंसिडरेशन। तो उसी के बेसिस पे हम आगे जा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उनके बारे में आपको जानकारी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तब क्या होता है, अगर ये डिस्कवरीज पता चले कि रेडियस ऐसा होता है, ऑर्डर स्क्वायर ऐसा होता है, तो एलिमेंट को लिखने के लिए एक सिंबल दिया गया दैट इज x, जिसके एक तरफ लिखा गया a और इधर लिखा गया z। एक तरफ क्या लिखा गया a और आगे क्या लिखा गया z। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो x क्या है हमारा, अगर हम x अगर कहें तो इसे हम कहते हैं जनरली दैट इज व्हाट, सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल ऑफ द एलिमेंट, x क्या है, एलिमेंट का सिंबल है। कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप उसके लिए, कोई भी, ठीक है। अगर ये हो गया, देन क्या है z। z क्या होता है, बात समझिए। z यानी दैट इज जिसे डिनोट किया जाता है एज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और जिसे कहेंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब z का वैल्यू जितना होगा किसी भी एलिमेंट में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके, किसी भी एलिमेंट में z का वैल्यू जितना होगा, जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इधर साइड थोड़ा सा C12 6, ठीक है। यहाँ पे ये जो 6 है, ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर। और साथ ही साथ कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 6, ठीक है। अगर ये अगर हो गया तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो है दैट इज ए को हम कहते हैं दैट इज एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर अगर कहेंगे तो ए का आंसर एक्चुअल में निकालते कैसा है, Z+n। अब Z मतलब क्या होता है, वो भी एक एक्सप्रेशन है। Z यानी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, Z यानी क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और n यानी क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दी व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर ये बात हो गई है तो अगर आपको n का आंसर निकालना है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आंसर निकालना है, तो न्यूट्रॉन का आंसर कैसे निकलेगा, a - z, क्योंकि ये प्लस में ना z इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा माइनस में। दैट इज क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर अगर करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। क्या, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n माने क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू मिल जाएगा। अगर n का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है आराम से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ये वैल्यू होता है, तो नेक्स्ट चीज जो इसमें आगे हमें कैलकुलेट करनी है दैट इज सिंपल एनालिसिस में एक नया टर्म जो टोटली दैट इज जिसे हम क्या कहेंगे, इधर साइड, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। दैट इज क्या, न्यूक्लियॉन्स। बात बराबर समझिएगा, न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, दैट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक नया वर्ड है जो आपको टोटली नए तरीके से आया है, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप एग्जांपल ले लीजिएगा, C इधर कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 6, ये 6 यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके पास कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए, ठीक है, 6 प्रोटॉन हो गए किसके पास, कार्बन के पास। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होना चाहिए, न्यूट्रॉन का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूट्रॉन का वैल्यू कैसे निकलता है, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 - 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6। तो इसके पास 6 क्या है, न्यूट्रॉन भी है, तो 6 + 6 क्या हो गए 12। तो 12 क्या हो गए
न्यूक्लियॉन्स। तो वैल्यू क्या हो गए? न्यूक्लियॉन्स। तो कार्बन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? 12। एट द सेम टाइम अगर इसी पैटर्न में अगर मैं एक और एग्जांपल ले ले, दैट इज 14 एंड 7, ठीक है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन अगर है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास नंबर है 14, ये 14 लिखा है ऊपर। A यानी क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है? 7। तो n का अगर वैल्यू निकाले, n माने क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का अगर वैल्यू निकाले तो 14 - 7 दैट इज वैल्यू बिकम 7। तो अगर होगा तो z + n, z + n मतलब 7 + 7 दैट इज कितना हो गया? 14। तो नाइट्रोजन के पास कितने न्यूक्लियॉन्स है? 14। न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है? बात समझिएगा, काम का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज क्या? न्यूक्लियॉन्स माने सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये उसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। किसका? न्यूक्लियॉन्स का। तो अगर न्यूक्लियॉन्स का ये आंसर होता है और न्यूक्लियॉन्स इन्हें कहा जाता है, तो आपको यहां तक तीन चीजें समझी होंगी बेसिकली। क्या बोला है? एक तो कोई भी एलिमेंट किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बाद उसके जो नीचे सफिक्स रहता है दैट इज एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन का आंसर कैसे निकालेंगे और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का आंसर क्या होता है और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ये इतना इसके अगर है तो आप कुछ 3-4 एग्जांपल लेके देख लीजिएगा अभी वीडियो पॉज करके कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास नंबर क्या है और न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालोगे। इसका एक थोड़ा सा 2-4 मिनट वीडियो पॉज करके 4-5 एग्जांपल अपने मर्जी से कोई भी लेकर आप, कोई भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल से देखकर आप उन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देन आगे अगर न्यूक्लियॉन्स और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट हो गई है तो नेक्स्ट हम इसके आगे थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या किसे कहते हैं वो कैलकुलेट करने वाले। थोड़ा सा ध्यान बराबर दीजिएगा आगे, क्योंकि आगे वाली चीज़ें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड और बाकी सारे कंसेप्ट क्या होते हैं। चलो अब पहले तो आइसोटोप यानी क्या होता है होगा। अब शायद आपने 9-10 तक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन सारी चीज़ें आराम से पढ़ी होंगी और सुनी भी होंगी, लेकिन अगर मैं पहले आइसोटोप का अगर एक आधा एग्जाम्पल दे दूँ, दैट इज थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा, इधर नीचे लिख लेना, दैट इज सोडियम 11 जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन दैट इज बेसिकली क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो ही ले लेते बेटर रहेगा, तीसरे से ज्यादा। तो आइसोटोप, इन दोनों को एक में के क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज, इन दोनों को एक में के कहा जाता है आइसोटोप। आइसोटोप आगे और डिटेल में है, मैं पढ़ाऊंगा आगे है, लेकिन अभी आइसोटोप का काम क्यों आया है वो बात डिस्कस कर लेते हैं। तो एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर, एटम्स with the identical atomic number but different mass number are called isotope। जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीनिंग जैसे आप सेम समझ सकते हो, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, सेम हो, लेकिन जिनका एटॉमिक मास नंबर क्या हो, अलग हो। जैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या है 11, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है 23 और एक जगह है 24। तो जिनके एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर कैसे हो, अलग अलग, उन्हें हम क्या कहा जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। और अगर उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं और उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं तो एक डेफिनेशन जो सबसे काम का है, जिसे मैंने बॉक्स करके लिखा है, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा बार बार जब भी आप ये वीडियो देखोगे तब। द न्यूक्लियस ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। The nucleus of specific isotope is called as what? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, या फिर बहुत बार इसे जिसे कंसीडर करेंगे ना न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, NuClide। तो न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग क्या निकलता है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ
आइसोटोप बने, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्या बने, आइसोटोप बने, तो उनके जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोटोप, जो आइसोटोप बनते हैं उनके न्यूक्लियस स्पेसिफिक आइसोटोप के, स्पेसिफिक आइसोटोप के जो न्यूक्लियस है उन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। उन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और दैट इज इस न्यूक्लियोटाइड का काम क्या है वो आपको आगे जाके आएगा, तो दैट इज आपको बाकी सारा डिस्कशन के साथ एक और बात क्या समझाए, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं चार्जेस की, थोड़ा सा इंटरलिंक नहीं लग रहा होगा तो मैं पहले बता दूं, चीजें समझिएगा। मैंने पहले समझाया है एक्चुअल में कि डिस्कवरी किसने की है, फिर सोलर सिस्टम कैसे कंसीडर किया गया, जैसे सोलर सिस्टम माना गया वैसे ही, या फिर जैसा सोलर सिस्टम है वैसा एटम का स्ट्रक्चर माना गया, तो फिर एटम के स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दिया गया, फिर रेडियस, फिर उसका आउटर स्फीयर कितना लार्जर है, फिर एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं उसके बेसिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन सारा कैलकुलेट कर लिया, आगे आइसोटोप के बारे में जानकारी। और अब जो नीचे लिखने जा रहा हूं बराबर देख लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है कहां पे, एटम के न्यूक्लियस के बाहर, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत क्या कहा जाता है, निग्लिजिबल ऐसा कहा जाता है। ये बात वैल्यू आप याद रखिएगा एंट्रेंस वाले, 1837 मतलब 1837, 1 by 1837 टाइम्स क्या है, दैट इज बेसिकली स्मॉलर है किसके मुकाबले, दैट इज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन है उसके मुकाबले 1 by 1837 टाइम्स स्मॉलर है किसका वजन, इलेक्ट्रॉन का, जिसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, लेकिन है, ये बात तो तय है, मास है लेकिन बहुत कैसा है, निग्लिजिबल है, बहुत ही कैसा है, कम है। अगर बहुत ही कम है तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं इसको न्यूक्लियस ले रहा हूं तो जो एटम का मैक्सिमम मास है या फिर एंटायर मास जिसे कहते हैं, एटम का जो एंटायर मास है वो सेंटर में, कहां पे, सेंटर में मतलब इन शॉर्ट कहने का मीनिंग है न्यूक्लियस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, आजू बाजू वाले इलेक्ट्रॉन का मास अगर बहुत कम है तो बेसिकली एटम का ज्यादातर मास जो है वो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस का डेंसिटी की अगर बात करें, न्यूक्लियस की काय की बात करें, डेंसिटी की, तो डेंसिटी दैट इज जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस का डेंसिटी 10 to the 5 टाइम्स, 10 to the power 5 टाइम्स क्या है, 10 to the power 5 टाइम्स, दैट इज बेसिकली हम कहेंगे किसी ऑर्डिनरी मैटर के मुकाबले 10 to the power 5 टाइम्स है, किसी ऑर्डिनरी मैटर के मुकाबले 10 to the power 5 टाइम्स है क्या, न्यूक्लियस का क्या, दैट इज जिसे हम कहेंगे ना मास, क्योंकि एटम का जो है, एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन उनका मास तो निग्लिजिबल ही है ना, तो दैट इज डेंसिटी जिसकी अगर बात करें, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता होगा, तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो मैक्सिमम मास है एटम का वो कहां पे होगा, न्यूक्लियस में होगा, दैट इज प्रोटॉन एंड द व्हाट, न्यूट्रॉन से, तो वो कैसा है, किसी ऑर्डिनरी मैटर से कितना है, 10 to the power 5 टाइम्स। तो इसी बेसिस पे एक इक्वेशन आता है r is equal to r naught a to the power 1 by 3, r यानी रेडियस ऑफ, that is basically r यानी what, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, r यानी क्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और r naught जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका वैल्यू रहता है 1.33 into 10 to the power -15 मीटर, ठीक है, ये फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करता है, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है फॉर्मूले से ज्यादा कंसीडरेशन में, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, अगर ये वैल्यू आ गया तो इन शॉर्ट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब ये रिलेशन क्या कहते हैं, कहां से आया है, तो अगर हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो हमने कितना कंसीडर किया है, a टू द पावर 1 by 3, a टू द पावर क्या 1 by 3, a टू द पावर क्या 1 by 3, तो अगर ये लिया है तो अगर a का आंसर ले लें
यहाँ से ए का आंसर निकाल ले तो ये 1/3 जो है ये इधर कैम चला जाएगा पावर में, ये 1/3 इधर कैम चला जाएगा पावर में, बराबर है। तो ये 1/3 अगर इधर पावर में चला गया तो क्या हो गया r³ हो गया, और इधर क्या हो गया वॉल्यूम, इधर क्या हो गया वॉल्यूम। और अगर r³ की जगह अगर आंसर ए हो गया प्रोपोर्शनल, ये r0 अगर हटा दिया जाए तो क्या आएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा ए। ये 3 अगर इधर चला गया तो यहाँ पे कौन बचेगा ए, और ये टर्म अगर आप निकाल दोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा ना, तो r³ इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो r³ की जगह आप क्या रख सकते हो ए, लेकिन r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, v दैट इज व्हाट वॉल्यूम, v दैट इज व्हाट वॉल्यूम, v यानी क्या होता है वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम इज डायरेक्ट, या r³ ये समझाऊंगा, वॉल्यूम का फार्मूला बताऊंगा ऑन दैट बेसिस। तो अगर ये चीज है तो बेसिकली क्या डिस्कस किया कि एटम का मास कितना हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का मास एक कंसीडरेशन में लिया है हमने, और साथ ही साथ एक रिलेशन, ये रिलेशन का न्यूमेरिकल पर्पस नहीं है हमें कोई, सिर्फ एक हमें क्या कहेंगे बताई गई बात है जिसे हमने पढ़ा है। अब ये अगर हो गया तो जब आप चार्जेस की बात करते हो, अगर मैं यहाँ पे एटम की बात करूँ या एटम का सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का बात करूँ तो न्यूक्लियस का चार्ज अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके कैसा रहेगा, एग्जैक्टली कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। E यानी मैग्नीट्यूड है, E यानी क्या है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या है मैग्नीट्यूड है E यानी। तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो अगर सेंटर दैट इज न्यूक्लियस अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का रहेगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल एक में को ईच करेंगे, इन कैंसिल करेंगे एक में को। बेसिकली आप एक बात बोल सकते हो कि एटम क्या है न्यूट्रल है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने इंट्रोडक्शन में, पहले तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो हमारे डे टू डे बहुत ज़्यादा काम का आएगा, कहाँ आएगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है वो बात पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर रेडियस, फिर उसका आउटर स्फीयर कितना होगा, उसी प्रकार में कोई एलिमेंट कैसे डिनोट किया जाता है, उसमें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं वो जानकारी अपनी। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोटोप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोटोप की क्या न्यूक्लियस, और साथ ही साथ आखिर में जाते जाते एक चीज, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत कम है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो एटम की रहेगी या एटम का जो मैक्सिमम मास रहेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यूक्लियस में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑन ये डिस्कशन होने के बाद नेक्स्ट टाइम हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो